तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। और आज हम रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक है जिसे हम स्पीडी के नाम से भी जानते हैं। ये बुक आपको 2024 के एडिशन में मिलेगी, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और ये रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु तो ये बुक है ही, लेकिन आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बुक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और इस बुक में आपको अभी तक 1992 से लेकर 2024 तक खासकर रेलवे की परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आरआरसी ग्रुप डी 2022 में जो पेपर हुआ था वो सभी पेपर आपको यहाँ पे इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 2100 सेट्स और देखने को मिलेंगे जो कि बुक के लास्ट में हैं। तो इस बुक को अभी तक हमने 1 से लेके 7 पार्ट वीडियो हमने इसकी अभी तक बना दी हैं। ये हमारी पार्ट 8 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 7 वीडियो नहीं देखी हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। ये हमारी पार्ट 8 वीडियो है। और अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बुक रेलवे की खासकर तो है ही, लेकिन जो जीके है, जो लोग स्टूडेंट जीके की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बुक बहुत ही अच्छी है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये बुक का कंटेंट दे रखा है। कंटेंट में हमने अभी तक आपको बता दें, पार्ट 1 में हमने भारतीय रेल को कंप्लीट किया था, पार्ट 2 में हमने संपूर्ण भारत एक दृष्टि में कंप्लीट किया था, पार्ट 3 में हमने भारत के पड़ोसी देशों को कंप्लीट किया था, पार्ट 4 में हमने संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल को कंप्लीट किया था, पार्ट 5 में हमने गांधी युग को कंप्लीट किया था, पार्ट 6 में भारत एक बाघ टाइगर। और जो पार्ट 6 वीडियो थी वो हमारे ये 3 टॉपिक हमने उसमें क्लियर किए थे, जैसे कि भारत के बाघ टाइगर, जनगणना 2011, भारत के रामसर साइट, ये हमने पार्ट 6 वीडियो में कंप्लीट किए थे। और पार्ट 7 वीडियो में भी हमने ये 3 टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो ये हमारी आज पार्ट 8 वीडियो है जिसका नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी प्रदूषण। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आप देख रहे होंगे इस बुक में ये आपको कंटेंट दिख रहा है, जिसको आप देख सकते हैं या आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जितने भी टॉपिक हैं आपको इस बुक में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। या तो आप बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं या आप हमारी वीडियो के माध्यम से इस बुक को कवर कर सकते हैं। वैसे बुक अगर आप लाने में सक्षम है तो बुक ला सकते हैं, नहीं तो अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी बुक को कंप्लीट करा दूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक पेज ये है, जो कि पेज नंबर 8 है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इसमें हम आज 3 टॉपिकों को क्लियर करेंगे, जो कि पहला टॉपिक है पर्यावरण, दूसरा है पारिस्थितिकी, तीसरा है प्रदूषण। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। पहला पॉइंट है हमारा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है कहलाता है पर्यावरण। यानी जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी पर भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का जो समूह कहलाता है और वो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक लगा लें। 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल
सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। आपको बता दूं, जो ओजोन होता है वो हमारे पृथ्वी के जो वायुमंडल के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, जिससे हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचने में मदद मिलती है। लेकिन जो CFC एक गैस है जिसका नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो क्या करती है कि इस ओजोन वाली लेयर को नष्ट करने का काम करती है, जिससे पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी में प्रवेश कर जाती हैं, जिसके प्रवेश करने के कारण हमारे पृथ्वी पर रह रहे जीव जंतुओं में एक रोग हो जाता है। तो ये हमारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन लेयर को नष्ट करने का कार्य करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। हमने अभी पढ़ा था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि अप्रैल में ये पार लिख रहा है इसे हम पृथ्वी से भी याद कर सकते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ था 1997 को, जो कि क्योटो जापान सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। हम थोड़ा इस कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा देखने में मदद मिले। पृथ्वी का औसत तापमान होता है 14 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान होता है 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाती है हरित गृह प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और एक गैस और है जिसे हम मीथेन कहते हैं। ये भी आपका हरित गृह के लिए प्रभावित सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फॉरियर ने 1824 में। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फॉरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस, एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में।
राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे हम आर्द्र भूमि के नाम से भी जानते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वो गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी। अभी हमने पर्यावरण को कंप्लीट किया था, अब कंप्लीट करेंगे पारिस्थितिकी को। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसे थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, देखने में आसानी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 है जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जिसे हम इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली-जुली इकाई कहलाती है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एम.जी. टास्ले ने 1935 में। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण का कार्यतम इकाई है परितंत्र। पर्यावरण का कार्यतम इकाई है पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है। पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पत्ति खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय, भैंस। ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो घास, पत्ते और झाड़ियों को खाते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीय उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। आपने देखा होगा जो द्वितीय उपभोक्ता हैं, जिसमें हम भेड़िया, मोर और लोमड़ी को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। खासकर आप मोर को कभी कभार देख लेते हैं, लेकिन भेड़िया और लोमड़ी को तो बहुत ही कम देखते हैं, जिन्हें हम द्वितीय उपभोक्ता से जानते हैं। द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाघ, शेर, चीता। द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीय उपभोक्ता, बाघ, शेर, चीता, जो कि जंगल के खासकर राजा ही कहलाते हैं। जैसे आप देखते होंगे, पहले यहाँ पे आपको शेर आ गया, जो तृतीय उपभोक्ता है। शेर हमारा खाता है लोमड़ी या हिरण को, हिरण मान लो यहाँ पे, हिरण और लोमड़ी, ये हमारा द्वितीय उपभोक्ता होगा। और जो हमारा प्रथम उपभोक्ता है, जैसे कि बकरी, जो हरी सब्जियों या हरी पत्तों झाड़ियों को खाती हैं, हरी
बकरी, भेड़, गाय, भैंस, तो ये हमारी प्रथम उपभोक्ता में आ जाएंगी। इससे आप समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक हैं मृदा, जल, वायु, खनिज। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। अजैविक घटकों को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक वह हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा का निर्माण करते हैं। अकार्बनिक अजैविक घटक वह हैं जो मृदा, जल, वायु, खनिज में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। तो ये था हमारे सेकंड टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक है हमारा प्रदूषण। तो प्रदूषण के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायु, जल, भूमि में अनचाहे परिवर्तनों जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो सकता है या कहलाता है प्रदूषण। प्रदूषण को आप भली बात ही जानते होंगे, जैसे कि वायु जो हवा में प्रदूषण होता है, जैसे जल जो जल में प्रदूषण होता है, जैसे भूमि में, ये सभी हमारी भूमि पर ही हो रहे हैं। और अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हैं वह प्रदूषण कहलाता है। एक प्रदूषण होता है जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जो साउंड पोल्यूशन होता है, वो नया आया है। जो हम अपने वाहन हैं या व्हीकल हैं जो घर में हम उनके जो सायरन होते हैं या बुलेट मोटरसाइकिल, उनके प्रदूषण, वो हमारा साउंड पोल्यूशन आ जाता है, जिससे हमारे जीव जानवर प्रदूषण हो रहे हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक परजैविक। जैव विघटित प्रदूषण है वाहित मल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैव विघटित प्रदूषण है वाहित मल। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है उदर। तंत्र का तंत्र संबंधी रोग होता है शीशा से। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड की। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड की। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वायु प्रदूषण है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु प्रदूषण है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था, जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव किया गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम MIC के नाम से जानते हैं। मिनी माता रोग होता है पारा युक्त जल से। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल का प्रदूषण माप किया जाता है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये प्रदूषण की सबसे ज़्यादा मुख्य गैस मानी जा रही है, जिसे आप हर पॉइंट में पढ़ रहे होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि प्रदूषण की मुख्य गैस बन के यहाँ पे मतलब दिखाई दे रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। ज़्यादातर जो बोर्ड हैं वो दिल्ली में ही हैं। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना था 1974 में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। वाहनों से निकलने वाला धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। ये हमारी गैस के तौर पर जो प्रदूषण है वो हो रहा है। एक वाहनों से प्रदूषण होता है साउंड पोल्यूशन, इसको भी आप याद रखें। कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनसे हमारा प्रदूषण गैस होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 कहते हैं, प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO कहते हैं। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए। अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है अजैविक अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों में निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। तो ये थे हमारे पेज नंबर 8 के टॉपिक, आपने देख ही लिए होंगे। तो ये थे हमारे पेज नंबर 8 के टॉपिक। पहला था पर्यावरण, दूसरा पारिस्थितिकी और तीसरा प्रदूषण। तो आपको ये हमारे टॉपिक कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। और आप हमारी वीडियो को 5 लोगों में इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, जैसे ही आप इसे 5 लोगों में शेयर करेंगे तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे, और इस वीडियो के बाद देखने से जो नॉलेज मिलेगी वो भी गेन करेंगे। और जब भी आप कभी मिलेंगे तो आप एक दूसरे में डिस्कशन करेंगे। एक दूसरे से डिस्कशन करने से क्या होगा कि जो आपने जो प्रश्न याद किए होंगे वो एक दूसरे से पूछेंगे, जिससे आपको पूछने से ज़्यादा याद होगा, क्योंकि हमारी जो GK होती है वो डिस्कशन से ज़्यादा याद होती है। तो ये थी हमारी पेज नंबर 8 की वीडियो, और पेज नंबर 1 से लेकर 7 तक की वीडियो हमने अभी तक पीछे बना दी हैं, जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो होगी हमारी पेज नंबर 9 की। थैंक यू।